गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन देखा था कि जो भी पर्सनालिटी है उसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट हमने कल देख लिया था एक क्लासिफिकेशन। अब ये पर्सनालिटी का दूसरा टाइप्स है क्लासिफिकेशंस का, मतलब व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अपन ने कल जो कई प्रकार के जो पर्सनालिटी है उसकी देखा हुआ था क्लासिफिकेशन। तो उसमें अपन ने पढ़ा था फर्स्ट जो है हिप्पोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन। उसके बाद अब नेक्स्ट है हम सेकंड टाइप का जो है जंग का क्लासिफिकेशन। जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा जो पर्सनालिटी है या व्यक्तित्व है उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। एग्ज़ाम में अगर पर्सनालिटी का स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन आता है कि आपको जंग का ही लिखना है या इसके पहले जो भी क्लासिफिकेशन जो बताया है, जो फर्स्ट वाला हेप्टोक्रेट्स के अनुसार, तो स्पेसिफिक पूछा है तो स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। अन्यथा आप अगर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी पूछा है तो आप ये दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, और एक तीसरा नंबर का है वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे जंग का क्लासिफिकेशन में इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व का जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व किस टाइप का होता है। तो उन्हें दो टाइप्स में इसमें बांटा गया है। ए नंबर का दिया है अंतःमुखी, जिसको हम बोलते हैं अंतःमुखी व्यक्तित्व या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति कैसे होते हैं? स्वकेंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आशावादी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, मतलब एक प्रकार के आदर्श व्यक्ति होते हैं, अपना काम जो है नियमित तरीके से प्रॉपर वर्क टाइप से करते हैं। औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ जो है उनके प्रति जो भी लगाव है, जो भी चीज़ें फॉर्मल होते हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ जो भी अपने प्रति जो रहती है उसको पूरा करते हैं। विचारक होते हैं, थिंकर होते हैं, मतलब कोई भी काम करने से पहले उत्तेजित नहीं होकर किसी के भी बारे में अच्छे से सोचते हैं फिर ही निर्णय लेते हैं। संकोची होते हैं, हर एक चीज़ में संकोच करते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, और ये सोच समझ के जो है डिसीजन लेते हैं। अल्पभाषी होते हैं, मतलब कम बोलते हैं ये। एकांत पसंद व्यक्ति होते हैं, इन्हें जो है एकांत पसंद होता है। अति संवेदनशील होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी भी बात को लेके इमोशनली हो या किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसके बारे में बहुत गहन अध्ययन करते हैं, उसके बाद ही जो है किसी निर्णय को लेते हैं। आत्मागत दृष्टिकोण होता है। अति भावुक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल्स होते हैं, किसी भी चीज़ को इमोशंस से जोड़कर देखते हैं बहुत उससे, तो इमोशनल टाइप के व्यक्ति होते हैं। समाज के साथ सामंजस्य में कठिनाई, इन लोगों के साथ जो है समाज में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि ये एकांत पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद डिसीजन देते हैं। औपचारिक फॉर्मेलिटीज़ जो है वो प्रॉपर तो करते हैं। और अति संवेदनशील होते हैं। अति संवेदनशील मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि समाज में अगर जैसा कुछ काम हुआ है तो उस चीज़ से उनको आहत पहुंचता है उनको। तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतःमुखी या इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के व्यक्ति बोलते हैं। तो जंग ने इस प्रकार का क्लासिफिकेशन दिया, उन्होंने दो बताया कि अंतःमुखी व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो स्वकेंद्रित होते हैं, आशावादी होते हैं, औपचारिक होते हैं, विचारक होते हैं, संकोची और अल्पभाषी होते हैं, एकांत पसंद होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, देर से निर्णय लेने एवं निर्णय को क्रियान्वित करने वाले होते हैं, आत्मगत दृष्टिकोण रखते हैं, अति भावुक होते हैं, और समाज के साथ सामंजस्य में इनमें कठिनाई होती है। तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ये कौन से होते हैं? अंतःमुखी होते हैं जंग की क्लासिफिकेशन के अनुसार। सेकंड जो है वो होते हैं बाह्यमुखी, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक होते हैं इंट्रोवर्ट जो अंतःमुखी होते हैं, और एक्सट्रावर्ट मतलब जो बाह्यमुखी होते हैं। ये कैसे होते हैं? व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे से जो भी है व्यवहार रखते हैं, व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं। क्रियाशील होते हैं, मीन्स कुछ भी वर्क करने में एक्टिवनेस होते हैं, कि मतलब एक्टिव टाइप के व्यक्ति होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और एक्टिव होते हैं। अनौपचारिक होते हैं,
ऐसी भी कोई फॉर्मेलिटीज़ जो है वो किसी भी चीज़ को फॉर्मल तरीके से नहीं करते हैं, जो भी है करते हैं पूरे मन और तन से करते हैं। इससे भावुक होते हैं, इमोशनल्स होते हैं ये भी। सामाजिक क्रियाओं में रुचि, जो भी समाज के प्रति जो भी जागरूकता होती है, समाज के प्रति जो भी उसका दायित्व होता है उसका प्रॉपर तरीके से निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के व्यक्ति जो होते हैं ये होते हैं बहुमुखी या एक्सट्रोवर्ट होते हैं। शिष्टाचारी होते हैं, इनमें शिष्टाचार जो होता है ये देखा जाता है। शिष्टाचारी व्यक्ति होते हैं, किसी भी सब व्यक्ति का सम्मान करते हैं, जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहीं पे जो भी अपनी राय देते हैं। तो एक प्रकार का शिष्टाचारी टाइप की इनकी पर्सनालिटी होती है। उसके बाद है कुशल होते हैं, कुशल व्यवहारिक होते हैं, कुशल टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो बहुमुखी जो व्यक्ति जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये दो टाइप के जंग ने जो इनने बताया है। तो इंट्रोवर्ट जो है एक्सट्रोवर्ट जो भी पर्सनालिटी है उससे बहुमुखी से एकदम विपरीत होते हैं। ठीक है, तो ये व्यवहारिक टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे से व्यवहार का निर्वहन करते, व्यवहारिक होते हैं व्यक्ति। एक्टिव होते हैं, किसी भी वर्क को अगर इनको दिया जाए तो उसको एक्टिव तरीके से, शार्प तरीके से काम करते हैं और जल्दी करते हैं। तो ये एक टाइप के क्रियाशील व्यक्ति होते हैं। अनौपचारिक होते हैं, अनौपचारिक व्यक्ति होते हैं। भावुक होते हैं, इमोशंस जो है इमोशंस होते हैं, एक दूसरे के प्रति इमोशनल्स होते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति की परेशानी से इनको अफेक्ट होता है, इमोशंस होते हैं इनमें, भावुक टाइप के होते हैं। सामाजिक क्रियाओं में रुचि, जो भी समाज के अंदर जो भी वक्त जो चलता है, कार्य जो भी करते हैं व्यक्ति उसके बारे में समाज के प्रति इनका रुचि होती है। शिष्टाचारी होते हैं और कुशल जो है व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं। तो जंग के अनुसार ये जो क्लासिफिकेशन बताया गया है कि दो टाइप का क्लासिफिकेशन बताया गया कि एक अंतःमुखी होते हैं और एक बाह्यमुखी होते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट है जो सिगमंड फ्लूइड करके एक वैज्ञानिक है, उन्होंने व्यक्तित्व के उपतंत्र एवं व्यक्तित्व की संरचना को बताया है। और इन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व की जो संरचना जो होती है वो 3 वर्गों में इनको बांटा गया है। फ्लूइड ने, जो सिगमंड फ्लूइड नाम है इनका, नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में बताया कि पर्सनालिटी के उपतंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें सबसे पहले बताया है कि फर्स्ट होता है इड, फर्स्ट होता है इड। इड का क्या मतलब है, इसको हम इदम बोलते हैं हिंदी में। इड जो है बायोलॉजिकल इंटरेक्ट या नर्सिंग प्रवृत्ति है, नर्सिक प्रवृत्ति है। मीन्स हम इसके बारे में देखें, ये क्या है, इड क्या होता है, जिसमें इड टाइप की पर्सनालिटी होती है। जो इड जो होता है पर्सनालिटी के उपतंत्र में, तो इड जो होता है बायोलॉजिकल, यह क्या है, स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित होता है। जो भी व्यक्ति जो रहता है वो कैसा रहता है, स्वार्थी एवं स्वकेंद्रित होता है। यह मन के अचेत अनकॉन्शियस स्तर पर कार्य करता है। और ये क्या करता है, कैसे काम करता है इड, ये जो पर्सनालिटी फ्लूइड ने जो है पर्सनालिटी के 3 उपतंत्र बताए हैं, उनमें ये बताया कि जो ये जो होता है एक स्वार्थी और स्वकेंद्रित होता है। ठीक है, मतलब व्यक्तित्व में इनका नेचर कैसा होता है, मन के अचेतन या अनकॉन्शियस स्तर पर कार्य करता है। मतलब जो इड जो है पर्सनालिटी में, जो इड है वो अचेतन मन से कार्य करता है, जानबूझ के वो नहीं करता है, स्वाभाविक ही होता है। या प्राथमिक सोच भी कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सोच भी। कोई भी अगर कोई चीज़ रहेगा तो व्यक्ति प्राथमिक जो सोच है उसके बारे में सोचता है, तो हम उसको इड को भी हम प्राथमिक सोच कहते हैं। यह किसी भी इच्छा की तुरंत संतुष्टि पर जोर देता है, यह किसी भी इच्छा की तुरंत संतुष्टि पर जोर देता है। मतलब जो भी कुछ कार्य जो है, जो भी इच्छा उसकी तुरंत, मतलब इस चीज़ को होना चाहिए, इस टाइप की संतुष्टि पर जरूर जोर देता है। यह मन के सबसे गहरे भाव होती है, गहरे भाग में स्थित होता है। इसका वास्तविकता से, प्रत्यक्ष से कोई भी संबंध नहीं होता है। इसका वास्तविकता से और प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ठीक है, यह आनंद या प्लेजर के सिद्धांत पर आधारित होती है। मतलब ये आनंद और प्लेजर के सिद्धांत पर आधारित होती है। मतलब जो पर्सनालिटी के जो उपतंत्र, उसमें जो इड है वो क्या है, स्वार्थी, स्वकेंद्रित होता है, मन के अचेतन वर्क से इस पे वर्क करता है। यह प्राथमिक सोच भी कहलाती है। यह किसी इच्छा की तुरंत संतुष्टि पर जोर देता है कि जो चीज़ है उसको तुरंत मिल जाना चाहिए, पा लेना चाहिए, और जो भी है आनंद का अनुभव होना चाहिए। इसकी वास्तविकता से का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। ठीक है,
तो ये इड के बारे में बताया। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें सेकंड जो है वो होता है ईगो। सेकंड जो क्लासिफिकेशन जो इसमें बताया है वो होता है ईगो। तो ईगो क्या होता है, इसे हम अहम भी बोलते हैं, इसे सेल्फ या स्व भी कहते हैं। इसे सेल्फ या स्व मतलब खुद के बारे में सेल्फ, इसे इड से ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भी इड जो है उसके द्वारा जो भी स्टिमुलाई जो होती है उससे इसको क्या है एनर्जी मिलती है, या इसके बाद ये जो है वर्क करता है। यह इड के नियंत्रक की तरह कार्य करता है। यह जो भी इड है उसके नियंत्रक की तरह क्या इड को क्या है ये कंट्रोल करता है। कौन? ईगो। इड को कंट्रोल कौन करता है? ईगो। और ईगो को कंट्रोल करता है सुपर ईगो। तो ये सेल्फ या स्व भी कहते हैं इसे ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब वहीं से ये जो भी स्टिमुलेट यहाँ से मतलब जो भी यहीं से मिलता है इसे। यह इड के नियंत्रक की तरह कार्य करता है। वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये क्या है? वास्तविकता के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। इसे सेकेंडरी थिंकर प्रोसेस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी थिंकर प्रोसेस भी कहते हैं। ये विचार इड के माध्यम से आते हैं। इसमें जो विचार जो भी है किसके माध्यम से? इड के माध्यम से आते हैं। तो ईगो क्या चीज़ है? आपने ईगो पहले भी सुना होगा कि ईगो एक टाइप की ऐसी पर्सनालिटी है जो स्वयं के बारे में सोचती है। उसको कहाँ से? इड से जो भी है पर्सनालिटी की जो इड जो है वहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है। वास्तविकता से के सिद्धांत पर आधारित होता है ये, और सेकेंडरी थिंकर प्रोसेस भी कहते हैं। अहम इच्छा पूर्ति के लिए सही समय व सही परिस्थिति पर जोर देता है। अहम जो होता है वो क्या करता है? इच्छा पूर्ति के लिए। फर्स्ट वाला क्या था कि ये एकदम तुरंत इंस्टेंट जो है वो इच्छा पूर्ति के लिए एकदम अग्रसर रहता है और आनंद की अनुभूति चाहता है। लेकिन अहम जो है इच्छा पूर्ति के लिए सही समय व सही परिस्थिति पर जोर देता है। ईगो मन के चेतन, ईगो जो है मन के चेतन भाग में उपस्थित रहता है। इड जो था वो कहाँ रहता है? मन के अनकॉन्शियस में, और ये जो है कहाँ? मन के कॉन्शियस भाग में उपस्थित रहता है ईगो। यह सारे बुद्धि आधारित कार्य, ये जितने भी जो है बुद्धि आधारित कार्य जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन एवं सभी मनोकारक का संचालन करता है। ईगो क्या करता है? जितने भी बुद्धि आधारित जो भी वर्क है, इंटेलेक्चुअल जो फंक्शन है और सभी जो मनोकारक जो भी वर्क है इसका संचालन ईगो करता है। यह इड एवं सुपर ईगो के माध्यम में संतुलन स्थापित करता है। जो इड और सुपर ईगो है, जो लास्ट ये जो सुपर ईगो है, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, लेकिन ईगो किसको कंट्रोल करता है? इड को कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? परम अहम। परम अहम इसे हायर सेल्फ भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? हायर सेल्फ भी कहा जाता है। सेकंड है यह समाज में व्याप्त मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्या करता है? समाज में जो भी व्याप्त मूल्य हो उसका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसका विकास समय एवं आयु के साथ होता है। सुपर ईगो का विकास कैसे होता है? समय और आयु के हिसाब से होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा सुपर ईगो जो है वो भी बढ़ता है। इसके विकास पर बच्चों के माता पिता, धर्म, परिवेश एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। इसके विकास पर क्या होता है? बच्चों के माता पिता, धर्म, परिवेश एवं व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। सुपर ईगो समाज की मान्यताओं अनुसार, जो भी सुपर ईगो समाज की मान्यता के अनुसार व्यक्ति के कार्यों के बारे में उचित अनुचित निर्णय करता है। क्या? सुपर ईगो समाज में जो भी मान्यता उसके अनुसार व्यक्ति की जो भी वर्क कर रहा है वो अनुचित है या उचित है उसके का निर्णय करता है। यह मन के परिचेत या सुपर कॉन्शियस भाग में रहता है। यह मन के क्या? सुपर कॉन्शियस भाग में जो है स्थित रहता है या परिचित में रहता है। तो इस प्रकार के जो फ्लूइड है, सिगमंड फ्लूइड नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने को 3 टाइप्स के बताए कि व्यक्तित्व के उपतंत्र में व्यक्तित्व की संरचना किस प्रकार से है। तो फर्स्ट इन्होंने बताया कि इड होता है, सेकंड जो है वो ईगो होता है, और थर्ड जो होता है वो सुपर ईगो होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब जो एक नया टॉपिक जो साक्षात्कार है, इसमें इंटरव्यू, किस प्रकार से हम एक व्यक्ति को
जज कर सकते हैं या पर्सनालिटी उसकी कैसी उसको जान सकते हैं, उसके लिए हम एक जो है मेथड का यूज़ करते हैं जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं या जिससे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो हम अभी इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरव्यू किस प्रकार की टेक्निक्स और किस प्रकार से हम इंटरव्यू ले सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो है, तो साक्षात्कार की डेफिनेशन क्या है? साक्षात्कार क्या है? यह एक मुलाकात है। साक्षात्कार क्या है? एक मुलाकात है। मतलब इंटरव्यू क्या है? अ वन टाइप ऑफ मीटिंग। इसमें दो या दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर सूचना को आदान प्रदान करते हैं। इसमें दो और दो से अधिक व्यक्ति सामने बैठकर एक दूसरे के फेस टू फेस कांटेक्ट में बैठ कर के करते हैं, जो भी सूचनाएं, जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बातचीत करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से साझा करते हैं, बांटते हैं तथा किसी समस्या के निवारण हेतु वार्तालाप करते हैं। और कोई भी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है या कुछ भी है, जो भी मैटर, उसके लिए हम सामने वार्तालाप करते हैं। मतलब इंटरव्यू का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आपने इंटरव्यू सुना है, इंटरव्यू वर्ड वही है या साक्षात्कार वही है कि एक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं किसी भी टॉपिक्स पे, तो उसको हम साक्षात्कार कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? साक्षात्कार एक मुलाकात है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति है जो है इसमें दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर, मतलब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर एक दूसरे से जो है सूचना का या इन्फॉर्मेशन का जो है आदान प्रदान करते हैं तथा किसी भी समस्या का निवारण हेतु वार्तालाप करते हैं या बात करते हैं। अब मनोरोग नर्सिंग में साक्षात्कार के द्वारा, मतलब जो मनोरोग जो भी है, अपन जो भी मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं उसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो भी इंटरव्यू मेथड्स है उसके द्वारा हम किस प्रकार से पेशेंट जो है उसके से हम जान सकते हैं, उसकी परेशानी या उसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? नर्स रोगी का परिचय प्राप्त करती है। इंटरव्यू मेथड से क्या होता है? हम रोगी जो भी है उसका हम क्या कर सकते हैं? परिचय प्राप्त कर सकते हैं। जो भी उसका जान पहचान हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। नर्स व रोगी के माध्यम अच्छे थेरेपेटिक नर्स व रोगी संबंध बनते हैं। जो भी नर्स और जो पेशेंट है उसके बीच में क्या है? आईपीआर मेंटेन होता है। आईपीआर मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या थेरेपेटिक जो भी है, थेरेपेटिक नर्स व रोगी संबंध स्थापित करते हैं। मतलब आईपीआर मेंटेन करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनकी अच्छी बनती है। नेक्स्ट है रोगी के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करती है। जो भी रोगी है उसके विषय में, उसके बारे में जो है प्रॉपर तरीके से एक ब्रॉड टाइप से हम जो है विस्तृत जो है जानकारी प्राप्त करती है एक नर्स इंटरव्यू के माध्यम से, जिससे वो क्या है उसके इलाज में आगे समस्या ना आए और प्रॉपर तरीके से उसके बारे में पता चले और वो इलाज में सहायक हो। नेक्स्ट है जानकारी द्वारा रोगों के डायग्नोसिस तथा उपचार की टेक्निक निर्धारित करने में सहायता मिलती है। तो इंटरव्यू मेथड्स का क्या है? जानकारी जो भी है, रोग की जो भी जानकारी है उसके डायग्नोसिस के लिए, उपचार के ट्रीटमेंट के लिए तकनीक, जो भी तकनीक्स है उसको निर्धारित करने में इसमें सहायता मिलती है। तो जानकारी द्वारा रोगों के जो भी जानकारी मिलती है द्वारा रोग जो भी है उसके डायग्नोसिस करने में, उपचार तथा टेक्निक्स जो भी किस प्रकार से यूज़ करने में इसमें सहायता प्राप्त मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन साक्षात्कार जो है इंटरव्यू के जो चरण हैं, इंटरव्यू के कितने फेज़ है या मेथड्स है, तो कितने फेज़ है इसमें हम देखेंगे। तो साक्षात्कार के जो है इसमें 5 जो फेज़ दिखाए गए हैं या फिर 5 जो है इसमें चरण जो है इसमें बताए गए हैं। तो प्रथम चरण जो है वो है साक्षात्कार की तैयारी का चरण, जो प्रिपरेशन फेज। सबसे पहले क्या होता है? इंटरव्यू मेथड का जो भी प्रिपरेशन का जो फेज होता है, तो साक्षात्कार की तैयारी का चरण या प्रिपरेशन फेज। सेकंड है परिचय चरण। परिचय चरण मतलब इंट्रोडक्शन फेज। सेकंड क्या है? इंट्रोडक्शन फेज, हम इंट्रोड्यूस होते हैं। थर्ड है वर्किंग फेज, कार्य चरण। थर्ड कौन सा है? वर्किंग फेज या कार्य चरण। चौथा है संक्षिप्त चरण या समराइजेशन, जो भी हम टेक्निक्स जो भी यूज़ करें उसको हम समराइज करते हैं। और पांचवा है लेखन चरण या रिकॉर्डिंग चरण। तो इस प्रकार से साक्षात्कार के ये जो भी इंटरव्यू के 5 फेज बताए गए हैं, प्रिपरेशन फेज, इंट्रोडक्शन फेज, वर्किंग फेज, समराइजिंग फेज और रिकॉर्डिंग फेज। ठीक है, तो इस प्रकार से साक्षात्कार के ये 5 चरण हैं। तो मनोरोग की साक्षात्कार विधि चिकित्सा की अन्य शाखाओं के साक्षात्कार से भिन्न है। एक साइकेट्रिक नर्स को जो भी मोस्टली जो इंटरव्यू मेथड्स है, जो हम दूसरी इंटरव्यू मेथड्स हैं और जो ये साइकेट्रिक इंटरव्यू मेथड्स है, ये दोनों अलग अलग थोड़ा होता है।
ठीक है। तो जो मेंटली इल पर्सन है उसके लिए जो इंटरव्यू मेथड्स है थोड़ी सी अलग रहती है, टेक्निक्स वही रहती है, लेकिन उसमें एक साइकेट्रिक नर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें मानव मनोवैज्ञानिक का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक साइकेट्रिक नर्स को मानव मनोवैज्ञानिक जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से वर्क होना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए। सेकंड है उसे साक्षात्कार का महत्व तथा क्या जानकारियाँ लेनी है आदि उसे पूर्ण होना चाहिए। जो भी उसको जो जानकारी जो है जो वो ले रही है साक्षात्कार में उसको पूर्ण जानकारी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है उसे स्वयं पर विश्वास तथा संप्रेरण कला होनी चाहिए, मतलब उसके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। खुद पे स्वयं पर विश्वास मतलब वो कॉन्फिडेंटली पेशेंट से बात कर सके और कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। उसे रोगी के उत्तर को वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड करना चाहिए। जो रोगी जो उसको बता रहा है, जो बोल रहा है, तो वर्ड टू वर्ड क्या करना चाहिए, उस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए। रोगी के जो भी वो आंसर कर रहे हैं, जो भी ये क्वेश्चंस करेंगे, उनके जो भी रोगी आंसर देंगे उसको वर्ड टू वर्ड क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड से इन द सेंस कि ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं, आपको जो भी ये वो चीज़ बोल रहा है उसको नोट डाउन भी करना है। नेक्स्ट है प्रश्न साधारण भाषा में पूछा जाना चाहिए, ओपनली पूछा जाना चाहिए। जो प्रश्न जो भी आप पेशेंट से पूछ रहे हैं उसको उसकी भाषा में पूछना है और उसको प्रॉपर तरीके से पूछना है, ओपनली पूछना है। तो प्रश्न साधारण जो भी भाषा है उसमें आपको पूछना, ओपनली पूछा जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है शब्द के साथ वर्बल कम्युनिकेशंस। शब्द के साथ क्या क्या है, जो भी आप बात कर रहे हैं उससे उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जैसे कि पोस्टर, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट भी नोट करना चाहिए कि जो भी आप प्रश्न जो पूछ रहे हैं उसका जो भी पेशेंट आंसर दे रहा है तो वो किस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहा है, जैसे उसका पोस्चर कैसा है, सवाल पूछने पे उसका क्या, उसके करने पे फेस पे क्या अगर चिंताएं दिखती है, किस प्रकार से वो फेशियल एक्सपीरियंस बनाता है, किस प्रकार से उसका पोस्चर दिखता है, बॉडी मूवमेंट मतलब किस अगर कोई क्वेश्चंस पूछने पे इधर उधर देखता है या एंजाइटी फील करता है, जो भी है पेशेंट तो उसको नोट करना है हमको। ठीक है, ये रिकॉर्ड करना है उसको। इंटरव्यू के साथ साथ इतिहास एकत्रित करना, मतलब इंटरव्यू तो आपको लेना ही, साथ में उसमें हिस्ट्री भी आपको जो भी है पेशेंट्स की कलेक्शन करना है, उसकी पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री एवं मानसिक स्तर की परीक्षण भी हो जाना चाहिए। और उसमें जो मेडिकल जो भी मानसिक स्तर का जो भी है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस भी उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस भी अपन इसके साथ साथ इसमें करना है आपको। अब नेक्स्ट है इंटरव्यू की टेक्निक्स क्या क्या है, किन किन द्वारा कैसे कैसे हम इंटरव्यू ले सकते हैं और क्या क्या इसमें टेक्निक्स होती है। तो फर्स्ट है इसमें ऑब्जर्वेशंस, हम जो भी है ऑब्जर्वेट करके भी जो है हम, या इंटरव्यू जो टेक्निक्स में हम देख कर जो है पेशेंट्स को देख कर भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें टेक्निक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स साक्षात जो भी टेक्निक्स जो है, फर्स्ट इसमें ऑब्जर्वेशन में रोगी की सफाई, पेशेंट साफ सुथरा है नहीं है, तो उसका पर्सनल अपीयरेंस कैसा है, किस प्रकार से वो दिख रहा है। ठीक है, मूड उसका कैसा है, उसका मूड हम जान सकते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखना चाहिए। तो इंटरव्यू टेक्निक्स में फर्स्ट क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस के अंदर अपने को ये सब चीज़ हमको देखना है। उसके बाद है सुनना या लिसनिंग, नर्स को रोगी की बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। जो भी नर्स है, जो भी पेशेंट का मेंटली इल पेशेंट का इंटरव्यू ले रही है, उसे क्या करना चाहिए, रोगी की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े। मतलब आई टू आई आपको कांटेक्ट करके उससे बात करना चाहिए। ठीक है, जिससे रोगी क्या है, उसका विश्वास भी बढ़ेगा और आप जो है उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने। नेक्स्ट है पुनः व्यक्त करना, रोगी द्वारा कही गई बात को पुनः दोहराना ताकि रोगी क्या कहना चाहता है स्पष्ट हो।
मतलब आपने अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस पूछा है और उसने उसका आंसर दिया तो उस चीज़ को आप रिपीट कीजिए कि आप यही कहना चाह रहे हैं क्या, जिससे पेशेंट्स के कॉन्शियसनेस का भी पता चलेगा और जो वो बोल रहा है उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो वही जो शब्द जो है या वही वाक्य उन्होंने बोला और उसी के बारे में वो बात कर रहा है। नेक्स्ट है जानकारी को पक्का करना, वैलिडेशंस, जो भी जानकारी वो दे रहे हैं उसको पक्का करना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, रोगी द्वारा कहे गए वाक्य को महत्वपूर्ण भाग को दोहराने से रोगी की उस वाक्य को कहने के पीछे भावना स्पष्ट होती है। प्रतिबिंब में क्या है, मतलब वो अपने को क्या देखना है, अगर रोगी ने कोई भी वाक्य कहा या फिर उससे आपने किसी चीज़ के लिए कोई सवाल पूछा और उसको आपको क्या करना है, दोहराना है, उस भाग को दोहराने से रोगी उस वाक्य को कहने के पीछे क्या भावना है उसकी स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है जानकारी देना, रोगी के रोग, दिनचर्या, पारिवारिक, सामाजिक, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन की जानकारी देना, जो भी है रोगी के रोग के, दिनचर्या, पारिवारिक, जो भी सामाजिक, उसके बारे में आदि के बारे में जानकारी लेना। सॉरी, यहाँ पे देना लिखा है, जानकारी लेना है हमको। तो रोगी के रोग के बारे में जानकारी, दिनचर्या, पारिवारिक, सामाजिक, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन आदि की जानकारी हमको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण मतलब क्लेरिफाइंग, क्लेरिफाइंग में मतलब ताकि रोगी को स्टेटमेंट स्पष्ट हो सके, जो भी हम आप से जो भी रोगी से पूछ रहे हैं वो चीज़, जो भी स्टेटमेंट वो दे रहा है वो क्लियर हो सके, तो उस चीज़ को क्लियरिफाई करना है। भावना अनुवाद, रोगी के कथन को दूसरे शब्दों में कहना, जो भी रोगी जो कह रहा है उसको उस प्रकार से उसका मीनिंग वही रहे लेकिन आपको उसको दूसरे तरीके से कहना है। इससे रोगी की सकारात्मक संदेश मिलता है, रोगी को क्या सकारात्मक संदेश मिलता है कि वह नर्स या थेरेपिस्ट की उसकी बात को सही तरीके से समझ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट है जोड़ना, लिंकेज, रोगी द्वारा कहे गए दो कथन आदि आपस में संबद्ध है तो उसे जोड़कर कहना। अगर रोगी ने दो जो शब्द भी कहे या जो भी वाक्य कही, जो भी आपको जानकारी दी है, तो आपको उस चीज़ को समझना है, उसको जोड़कर रोगी को वापसी कहना, जिससे वो स्पष्ट हो सके उसको भी कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो रोगी द्वारा कहे गए दो कथन यदि आपस में संबंध है तो उन्हें जोड़कर कहना। प्रश्न करना, उनसे क्या करना, क्वेश्चंस करना, जहाँ आवश्यक हो वहाँ रोगी से आपको क्या करना है, रोगी से मित्रवत प्रश्न पूछना है, मतलब उसको फ्रेंडली, जो भी है फ्रेंड अपने दोस्त के समान समझकर उसको प्रश्न पूछना है। तो इतने टाइप्स के इंटरव्यू के जो भी ये मेथड्स है जो है आपको इंटरव्यू लेने के टेक्निक्स जो है आपको इसमें आनी चाहिए। मेंटली हेल्दी पर्सन, जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व वो करने के लिए, मतलब टेक्निक्स जो है इसमें बताई गई हैं इंटरव्यू मेथड्स की।